साथियों नमस्कार। मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। और मैं आज 2-3 दिन के बाद आया हूं क्योंकि मेरे एक भाई हैं, उनके स्वास्थ्य काफ़ी चिंताजनक बना हुआ है। तो उनका हालचाल पता करने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा। इस वजह से ये 2-3 दिन मेरे इसमें चले गए। बीच में क्योंकि राखी भी थी, इस वजह से भी ये मैं देरी होगी मेरे इस आपसे मुलाकात करने में। और खबर वही है जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है आजकल, राहुल गांधी जी। और क्योंकि एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है दोस्तों, राहुल गांधी को बीजेपी ने जो पप्पू कह करके जो उसको उसका राजनीतिक करियर खाने का प्रयास किया था, और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए थे उसको पीछे धकेलने के लिए पिछले 10-11 साल से। लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह से राहुल गांधी ने जो कल वहाँ संसद मार्ग पर इलेक्शन कमीशन का घेराव किया करने के लिए वहाँ निकले, और अपने विपक्षी साथियों को, सांसदों को वहाँ साथ लेकर के जो उन्होंने प्रदर्शन किया, तो वो कहीं ना कहीं अपनी उस छवि को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बीजेपी ने उनको बार बार ये कहा कि पप्पू पप्पू पप्पू। तो ये उस छवि को तोड़ रहे हैं। और एक सुलझे हुए नेता की तरह उनका व्यक्तित्व निखर रहा है, क्योंकि वो अब बीजेपी से प्रतिद्वंद्विता को नहीं ले रहे हैं। जैसे मोदी जी कभी भी राहुल गांधी का नाम नहीं लेते, खड़गे जी का नाम नहीं लेते, या किसी अन्य नेता जैसे दिल्ली में केजरीवाल के विरोध में कभी केजरीवाल का नाम नहीं लेते। तो ऐसे ही अब राहुल गांधी जी ने कल बहुत बड़ी बात बोली कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, यह संविधान बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है ये। अगर किसी का वोट ही सुरक्षित नहीं रहेगा, या उसके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, या उसका नाम काट दिया जाएगा, या उसके एड्रेस में कोई त्रुटि कर दी जाएगी, या जिंदा लोग हैं उनका वोट काट दिया जाएगा, और जो मरे हुए हैं उनका वोट बना दिया जाएगा। तो ये उनके बहुत गंभीर आरोप थे, और उन्होंने वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। और उसने अपनी तरफ से उस इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो गड़बड़ी चल रही है, जिसको लोग हल्के में लिया करते थे, राहुल गांधी जी ने उसको बहुत सीरियस बना दिया उस चीज़ को। क्योंकि हमारे देश में बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो एक से अधिक स्थानों पर अपनी वोटर आईडी रखते हैं। वो बस देखने वाली बात ये होती है कि वो या तो उनके गृह क्षेत्र, गृह जिले के अंदर कभी चुनाव होता तो कभी वहाँ जा कर के देते हैं, या फिर वो जहाँ काम करने के लिए निकले हुए हैं, अगर उनका वहाँ वोट बना हुआ है तो वहाँ का यूज़ करते हैं, वहाँ भी वोट करते हैं वो। तो ये राहुल गांधी जी ने इसके प्रति देश के अंदर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है, और इसके प्रति अब सजग होना होगा इलेक्शन कमीशन को। क्योंकि उनका स्पष्ट मानना था, जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे तब इलेक्शन कमीशन ने ये चीज़ें यहाँ हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट हटाए नहीं थे, यहाँ बढ़ाए थे। और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का उन्होंने पकड़ा है, महाराष्ट्र में वोट बढ़ाए थे। क्योंकि बीजेपी को जो सर्वे कराते हैं इलेक्शन से पहले, तो उसमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के आ जाती है कि यहाँ बीजेपी की हालत पतली है या कांग्रेस की हालत पतली है। तो बीजेपी इस खेल में माहिर हो चुकी है, तो उनको ये अंदेशा था कि हमारे हाथ से महाराष्ट्र निकल सकता है। तो जबकि बहुत ही कम दिनों का अंतर था हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में, लेकिन इन्होंने दोनों की डेट इकट्ठी अनाउंस नहीं की। तो ये भी एक सब किसी के भी, जब ये अनाउंस हुआ था हरियाणा का चुनाव, तब भी ये किसी के गले नहीं उतरा था, और फिर बाद में जो हुआ वो सबने देखा ही है। तो इसमें साथियों दो चीज़ें आप नोट कर पाओगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बैकफुट पे प्रधानमंत्री जी को जो आना पड़ा है, उसमें आप एक चीज़ देख पाओगे, वो वापस
किसानों का नाम लेकर के किसानों के मुद्दों को, किसानों की आय को, इस तरह के ये पुराने अपने जो इनके हथकंडे थे लोगों को भ्रमित करने के लिए कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और ये वापस उन्हीं डायलॉग पर वापस आ रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, ये इस तरह की भाषा मतलब मोदी जी के मुख से निकलने लगी हैं। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो, उधर राहुल गांधी अपने व्यक्तित्व में निखार ला रहे हैं। आपने देखा होगा वो 1 घंटे के आसपास या उससे ज़्यादा, 10-5 मिनट कम या ज़्यादा है वो उनका डेमोन्स्ट्रेशन उस दिन का, जो SIR पे वो दिखा रहे थे वहाँ कर्नाटक का, जो एक विधानसभा का जो उन्होंने 1 लाख से अधिक वोटर की 5 तरीके से जो चोरी हो सकती है, और उसका वो उन्होंने दिखाया। तो वो उसके आसपास एक भी बंदा नहीं था उसके कान में फूंक मारने वाला, जैसा कि ये बीजेपी वाले उसको पहले दिखाते थे। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके कान में फूंक, ऐसे बोल दो ऐसे बोल दो, हाँ कोई नहीं था। एकदम प्रोफेशनल की तरह उसने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किया और सक्सेसफुली किया। और हर क्वेश्चन जो मीडिया द्वारा जो पूछे जा रहे थे वो अपने आप वो एक सुलझे हुए राजनेता की तरह वो उसमें उनका आंसर कर रहे थे। और मोदी जी आप आज 11 साल प्रधानमंत्री के पद पर हैं, और वो आज इस हालत में हैं कि वो उनके सामने वो क्या बोलते हैं, लिख करके एक चलता है, मैं एग्जैक्ट उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, तो वो ऐसे कभी भी वो सामने कैमरे का सामना नहीं करते, वो गर्दन उनकी स्पेशल देखो, वो एक्टिंग एक जैसे एक्टर जैसे काम कर रहा है। तो वो उसके अंदर प्रॉम्प्टर में देख करके उसके बिना वो बोल ही नहीं सकते। जब भी बोलेंगे मुजरे शब्द निकलेंगे, उनको महिलाओं के सिंदूर तक उनके हाथ पहुंच जाते हैं, ये तुम्हारा सिंदूर छीन लेंगे। तो ये इस तरह की भाषा उनके मुख से निकलती है, एकदम सड़क छाप। और दूसरी तरफ एक जिसको शहजादा कर करके इसको बैकफुट पे धकेला गया था, और अब वो उस तरफ निखरते हुए आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं उसके अंदर वो, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है। जब उनको डिटेन किया गया, बस में उनको चढ़ा दिया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा, तो उन्होंने बस में से ही ये मीडिया को बाइट दी, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। कितना बड़ी उन्होंने बाइट दी है ये। और गोदी मीडिया तो है ही, अब उसको लगा हुआ है, इनको वही गिरिया ने अपनी पुरानी घिसी पिटी गाली गलौज, और वो ये क्या करेगा, ये विदेशी का है, विदेशी माता का पुत्र है। भाई इसमें आप विदेशी माता के पुत्र आप चिल्ला रहे हो, तो ये चीज़ें तो आपके अपने हिंदू जो हमारे पुराने राजे महाराजा हुए हैं उनके ऊपर भी लागू होते हैं। वो तो हिंदू माता के हिंदू पिता के पुत्र रहे हैं, जयचंद टाइप, मानसिंह टाइप, बीरबल। वो किसके दरबार में हाजिरी लगाते थे वो? ये हमें समझ नहीं आता, ये दोहरापन, ये दोगलापन, ये कब ठहरेगा? लगेगी लुकाम, लेकिन ये आ रहा है धीरे धीरे। तो ये एक तीसरा नाम और है अखिलेश यादव का। इस बंदे ने मतलब एक नए कार्यकर्ता की तरह जोश में आकर के बैरिकेड के ऊपर से छलांग मारी। ये अगर राहुल गांधी जी ने ये सभी नेताओं के अंदर बीजेपी के का ये जो हथकंडा है, अगर ये उनके अपने साथियों के को समझाने में अगर वो कामयाब हुए हैं, तो उसका असर देखने को मिल रहा है। और उन्होंने उसके ऊपर से छलांग मारी। अखिलेश यादव हों, प्रियंका गांधी हों, खड़गे जी हों, राहुल गांधी हों, और बड़े से बड़े उनके तृणमूल कांग्रेस के सांसद हों, सबको डिटेन किया गया वहाँ से। और ये चीज़ें पूरे देश ने देखी। और इसका अब आप कहोगे कि मीडिया चौथा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ को
मतलब ये पूरी तरह सड़ चुका है। एक दैनिक जागरण टाइप के, अमर उजाला टाइप के ये अखबार हैं। इनमें भाई साहब इतना बड़ा इन्होंने आंदोलन कर दिया, 300 सांसद सड़क पर हैं और वो इस इनकी खबर को फ्रंट पेज पर जगह नहीं देते। ये सरकार के गोदी में बैठे हुए अखबार हैं। तो आप सोचो, सरकार से अगर इनको कोई ऐड की कोई मिल रही है, ऐड मिल रही है, तो उसको सुरक्षित करने के लिए तो पेट पालने वाले, अपना पेट पालने वाला अखबार हुए। ये देश कहाँ से आ गया? चौथा पिलर कहाँ से आ गया इसमें? अरे पेट तो हमारा एक श्रमिक भी अपना पेट पालने के लिए वो भी घर से निकलता है, वो कहीं सरकारी बिल्डिंग में काम करता है, वहाँ से भी उसको पैसे मिलते हैं। ऐसे तुम कर रहे हो, तुम्हारा काम लिखना है, सच्चाई दिखाना है, लोगों के सामने लाना है, लेकिन आप कर क्या रहे हो? चापलूसी। अगर गवर्नमेंट से आपके पास किसी ऐड के रूप में अगर कोई आपके पास कोई राशि आ रही है, तो उसके तलवे चटाई करने के लिए आप देश के इतने बड़े मुद्दे को आप उसको जगह नहीं दोगे आप फ्रंट पेज पे, तो आपको क्यों ना धिक्कार दिया जाए, क्यों ना नकार दिया जाए? और लोग समझ रहे हैं इस बात को, और समझना पड़ेगा आगे भी। जिन अखबारों को हम कम्युनिस्ट अखबार समझते थे, वो आज इन ऐसी खबरों को प्रमुखता दे रहे हैं। वो जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनको हम द हिंदू तो प्योर कम्युनिस्ट अखबार है, लेकिन वो भी आज का उसमें देखा है कि उसने भी प्रमुखता नहीं दे रखी। द हिंदू टाइप के अखबार ने भी प्रमुखता नहीं दे रखी। तो ये चीज़ें आपके साथ और आपके सामने हो रही हैं दोस्तों। ये मैं तो हमेशा अपने जन सामान्य जो है, मैं उनसे रूबरू होने के लिए ये बातें मैं उनके सामने करता हूँ, ये चीज़ें समझने की हैं। तो आप ये सोचते हो कि मीडिया में आपकी बात उठा दी जाएगी, आपकी बात नहीं उठती कभी भी। ये सरकार की जो आलोचना होनी चाहिए गलत नीतियों की, गलत कामों की, वो ये काम करते ही नहीं। अब ये मीडिया ने उन्हें छोड़ दिया है, इसलिए इनका नाम गोदी मीडिया पड़ा। गोदी मतलब मोदी की गोदी। तो किसी की भी गोदी हो सकती है, वो किसी के भी अगर आप फंड दे रहे हैं तो वो आपकी गोदी में बैठ जाएंगे, आपका गुणगान करेंगे। वो देश कहाँ से आएगा? उस चौथा पिलर क्यों कहा जाए उसको, किस लिए? ये चीज़ें हैं। और इसमें अब मैंने आपको दो चीज़ें स्पष्ट की हैं। मोदी जी वापस बैकफुट पर आ रहे हैं, किसानों की आड़ ले रहे हैं। वो उन्होंने उसमें क्या कहते हैं, अभी 2-3 भवनों के उन्होंने इनॉग्रेशन किए हैं। कर्तव्य भवन 3 का इनॉग्रेशन किया, फिर सांसदों के निवास का कल उन्होंने वो इनॉग्रेशन किया। तो अब उनके पास जो पुराने जो इनके टोटके हुआ करते थे, वापस उन्हीं के पीछे छुपने की कोशिश। एक बात मैं आज एक चीज़ का और मैं यहाँ एक संदर्भ जोड़ रहा हूँ मैं इसमें, जब मोदी जी किसानों का नाम ले रहे हैं और अपने व्यक्तिगत हित की का नुकसान के लिए जो चिंतित हो रहे हैं, वो याद करो साथियों, 2020-21 में जब किसान 13 महीने सड़कों पे बैठ गए थे, और जब ये मोदी जी ने उन देश से माफ़ी मांगी और कहा हम इनको समझा नहीं पाए और हम इसको वापस लेते इन बिलों को, तो आज तब इन्होंने बीजेपी के आईटी सेल और इनके जो गाड़ीबाज जो अंधभक्त हैं, उन्होंने ये खूब प्रसारित किया था, मोदी जी ने देश बचा लिया। आज उन्हीं किसानों, अगर वो किसान 13 महीने नहीं बैठते, उन किसानों ने इतनी एकजुटता नहीं दिखाई होती, तो मोदी जी अमेरिका के सामने घुटने टेक चुके होते। वहाँ जो अमेरिका अपने वहाँ से जो ये क्या बोलते हैं, डेयरी के उत्पादक और जो क्रॉप की है, जो फसलें हैं हमारी, जो वहाँ ये चीज़ें वो करके आना पड़ता उनको, अगर इनका डर नहीं होता तो किसानों का। ये काम आया, ये मैं किसान
अब किसान भाइयों से, किसान बंधुओं से मैं इस बात का पूरा धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों की एकजुटता ने, आप लोगों के साहस ने, आप लोगों की दृढ़ता ने इस बीजेपी को वहाँ घुटने टेकने से रोक लिया। ये देश नहीं बचाया था इन्होंने आपको बदनाम करने के लिए ऐसा प्रसारित किया था। देश बचा लिया मोदी जी ने। मैं कहता हूँ आप सच्ची मायने में अगर इस बात को अगर जोड़ के देखा जाए तो देश किसानों ने बचा लिया, नहीं तो ये वहाँ करके आते एग्रीमेंट। इनको डर था अगर वहाँ कुछ भी अगर हम किसानों का वहाँ से कुछ करके आए एग्रीकल्चर के उसमें या डेयरी के उसमें, तो यहाँ किसान इसकी पहले वाली हालत कर देंगे। और क्योंकि इंटरनेशनल राजनीति इसकी कोई काम आनी है देश के अंदर की राजनीति, इसलिए इनको वहाँ से पीछे हटना पड़ा। ये मूल मंत्र है मेरे किसान साथियों, ये मूल मंत्र है इसमें इस बात का। अब बाकी सबका अपना अपना विश्लेषण है, लेकिन मेरी समझ में तो यही आता है कि आपकी एकजुटता ने इस आदमी को वहाँ कोई भी एग्रीमेंट करने से रोक लिया। तो ये चीज़ें थी। और इसमें जब ये वहाँ संसद मार्ग पर ये सब चल रहा था तो वहाँ राहुल उसमें प्रियंका गांधी ने भी एक बहुत बड़ी बात बोली उसमें कि ये डरे हुए लोग हैं, ये कायर लोग हैं, तो कायर सरकार है। तो ये कहीं ना कहीं अब इतने सालों से 2004 के बाद से और 2025 में आकर के कांग्रेस गांधी फैमिली दोनों भाई बहन फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे हैं आज के दिन, जो कि 2004 और 2009-14 तक तो खैर इनकी सरकार थी, लेकिन पिछले 11 साल से ये एकदम से गायब थे, ना के बराबर थे। लेकिन अब इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, इसका हम स्वागत करते हैं। देश इसी संघर्ष को देखना चाहता है। और आप क्योंकि गायब थे इस मुख्य धारा की राजनीति से, इसलिए इनके पंख लगे हुए थे। ये बेलगाम होकर के सरपट दौड़े थे, लोगों को देशद्रोही बोल रहे हैं। ये इन्होंने ऐसा प्रचारित कर दिया है कि बीजेपी को कोई वोट नहीं देता, वो देशद्रोही है। मतलब तुम्हारे कहीं अंगूठा दस्तक या एफिडेविट दे करके तुम्हारे नाम कर दिया क्या, बीजेपी के नाम कर दिया क्या देश। ये बीजेपी के अंधभक्त ऐसा प्रचारित करते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, ऐसा बोलते हैं। मोदी की आलोचना मतलब देश की आलोचना। अरे उसकी जब वो गंदा बोलता है, जब वो मुजरे टाइप के शब्द बोलता है, तब तुम्हारे मुंह क्यों सिल जाते हैं भाई। अब वो मोदी जी के फ्रेंड ट्रंप ने जब इसकी हालत पतली कर दी है, तब तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकलती, चूं तक नहीं कर रहे हो। फंस गया ना फांसा, क्योंकि वो तो तुम्हारे तो आका का भी आका निकला, वो जिसने उसकी हालत आका ने तुम्हारे आका की हालत पतली करी। तुम बोलने की स्थिति में, तुम्हारी अंदर जो भड़ास है वो तुम आम नागरिकों पे, साधारण लोगों पे तुम अपनी भड़ास निकाल रहे हो। देशद्रोही और पता नहीं जो मन में आता है इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। खैर, मैं तो बीजेपी और मोदी जी को एक ही बात कहना चाहूँगा, आपकी नीतियों ने आपको 303 से 240 पर अगर पहुंचाया है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ इन अंधभक्तों का गाली गलौज करना भी है शामिल उसमें। ये लोगों को गालियां देते हैं, न जाने, मैं तो बोल भी नहीं सकता, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं ये लोग। तो उसमें एक हाथ आपके अंधभक्तों का भी है, जिसको आप लोगों ने कभी लगाम नहीं लगाई, कभी कसा नहीं इनका नट बोल्ट। भाई ये गंदा मत बोलो। जो लोग आज हमारे से छिटके हैं, कल वो वापस भी आ सकते हैं हमारे पास। अगर तुम गाली देते रहोगे तो वो कभी नहीं आएंगे वापस। और ये 240 से और नीचे जा सकती है गाली गलोचों के कारण। आपकी नीतियाँ तो जग जाहिर अब होने ही लगी हैं। अब आपका कोई वो छुपा हुआ कुछ ऐसा वो मंत्र रहा नहीं। 11 साल थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि आपको टाइम कम मिला है, आपको करने के लिए हमारे पास समय
नहीं मिला। कंटिन्यू 11 साल से हैं, अभी तो आप कंटिन्यू चल ही रहे हैं, अभी आप कौन सा सुधर रहे हैं। आप तो वो पसमानदा प्रेम आपका कोई छुपा थोड़ा ना है। वो यूपीएससी का 4.5% रेशो था कांग्रेस के टाइम में, मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, जो कि बीजेपी सरकार आने के बाद वो लगभग 10% हो गया है। तो अंधभक्तों, ये तुम्हारे नीचे ये तुम्हारा आका क्या कर रहा है ये तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हें सिर्फ गाली देने के लिए आगे कर दिया जाता ताकि तुम ऐसी चीज़ों को देख ही ना पाओ। तो किसका आरक्षण खा रहे हैं? गुजरात में मोदी जी अपने मुख से बोलते हैं कि मेरे वहाँ रहते रहते वहाँ मैंने ओबीसी का आरक्षण मैंने उनको दिया, मुसलमानों को दिया। उनके अंदर 70 फिरके हैं। जैसे हिंदू में जातियाँ हैं तो उनके अंदर, मुसलमानों के अंदर फिरके बोले जाते हैं, 70 फिरके। तो उनको वो किसका आरक्षण काट रहे थे? ओबीसी का ना। और ओबीसी मतलब हिंदू। तो सोचो ये आप किसके पीछे दौड़ रहे हो, जो आपको खाई में धकेलने के लिए आपको अपने पीछे पीछे बांसुरी बजा करके अपने पीछे पीछे ले जा रहा है। तुम्हें ऐसी खाई में धकेल करके जाएगा, तुम कभी वापस निकल नहीं पाओगे उस गर्त से। खैर, ये तो थी उसकी चीज़ें। और क्योंकि एक चीज़ और आई, अभी मैं बात करते करते मेरे याद आ गई है। 8 अगस्त 25 को मिथिलांचल में एक अमित शाह जी ने 850 करोड़ की लागत से 67 एकड़ भूमि पर पुनौरा धाम मंदिर का वहाँ हवन यज्ञ किया गया। अब मैं बिहार के अपने साथियों से कुछ एक चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। इस चीज़ को लिंक करना, आप ये लिंक करने की चीज़ें हैं, तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें। हो सकता है आपको आपके बिहार में जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, और बहुत से लोग हैं जो जैसे अजीत अंजुम और ये रवीश कुमार टाइप के, बहुत लोग हैं। ये साथियों, आपको याद दिलाता हूँ, ऐसा ही एक नींव का पत्थर रिठाला से नरेला तक के लिए मेट्रो का रखा गया था, मोदी जी के हाथों के द्वारा रिबन काटा गया, खूब मीडिया प्रचार हुआ वहाँ। और इन्होंने, क्योंकि लोकसभा सीट वहाँ जीतनी थी, वे जीत करके निकले, लोगों को भ्रमित किया, और वही काम आज मिथिलांचल में पहुँचे हैं ये लोग। सीतामढ़ी मंदिर के मंदिर में जा करके उसको 67 एकड़ भूमि पर 850 करोड़ का बजट। अब बजट कहाँ से है, लोग दे रहे हैं या सरकार दे रही है, ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो 850 करोड़ रुपये का उसमें जिक्र है। तो वो आपके, क्योंकि बिहार में अब इलेक्शन है और इलेक्शन में जीतना है, विकास की तो इनके निकल गई फूस, और उधर से ट्रम्प पीछे पड़ा हुआ है, इधर से विपक्ष पीछे पड़ा हुआ है। तो ये घुमा पड़ा करके वापस वहीं आ गए हैं जहाँ से चले थे मतलब आडवाणी जी का रथ जहाँ से चला था। भगवान विष्णु ने जो वो चलाया था। तो साथियों, ये आज का मैं यहीं समाप्त करता हूँ। एक अर्जेंट कॉल है मेरे सामने, मुझे दिख रही है, तो मुझे यहीं समाप्त करना पड़ेगा ये आज का विषय। और देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर, कोई नहीं छूटेगा यहाँ आने से। धन्यवाद।